अभी हम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम बस बिल्कुल 1 मिनट वेट करते हाँ, हैं। 11 बजने में समय भी है अभी जी। जी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज इस वेबिनार में। हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, श्री अनंत विजय जी। अनंत विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद मैम। श्री अनंत विजय जी एसोसिएट एडिटर है दैनिक जागरण के, अवार्ड विनिंग फिल्म क्रिटिक है और ऑथर भी रह चुके हैं काफ़ी किताबों के। उनको एटलीस्ट जर्नलिज्म के क्षेत्र में किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपकी कुछ किताबों का शीर्षक देख रही थी और बहुत ही मुझे अभिरुचि हुई कि अलग अलग विषयों पे आपने लिखा है। तो वो अनंत विजय जी, हमें सौभाग्य है कि आप आज हमारे समक्ष आए हैं और आपसे बातचीत करने का मौका मिलेगा हमें। मैं अपने श्रोतागण दर्शकों को बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है, ये हम वेबिनार कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर, लोक और लोक नीति, भूमिकाओं का अंतर संबंध। लोक और लोक नीति के विषय में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं और आज एक वरिष्ठ पत्रकार के परिप्रेक्ष्य से क्या है इनका अंतर संबंध और किस दिशा में ये चीजें आगे बढ़ेंगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। पर चर्चा करने के पहले आपको बता दूं कि इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी इंडिया का सबसे पहला डिजाइन थिंकिंग पब्लिक पॉलिसी स्कूल है और हमारे काफ़ी जो वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं इस देश के, उनके नेतृत्व में हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है हिंदी भाषियों के लिए और कार्यक्रम का नाम है लोक नीति। यह 4 महीने का पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम को इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। मतलब है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की भाषाओं को यूज करते हुए इस पाठ्यक्रम में आपको पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन की शिक्षा मिलेगी। पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन जो है फील्ड है, एज एन एजुकेशन फील्ड, काफ़ी उसमें नई नई चीज़ें आ रही हैं। पहले मुझे याद है कि ब्यूरोक्रेट्स एंड जो सिविल सर्वेंट्स थे उनका वो डोमिनेट करते थे इस क्षेत्र में, पढ़ाई उन्हीं तक, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज इंडिया में जो अपने कोर्सेज बस उन्हीं को ऑफर करती थी। बट समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं और अब स्पेशलिस्ट की खोज होती है इस क्षेत्र में कि कैसे स्पेशलिस्ट के माध्यम से अच्छी पॉलिसीज का निर्माण हो। और इस कोर्स में हमने डेटा, मॉनिटरिंग, इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, बिहेवियर चेंज और पॉलिसी एजुकेशन, इन 3-4 विषयों पे हमने जोर दिया है। इस कोर्स का एडमिशन खुल गया है। 17 दिसंबर को इस कोर्स का एडमिशन समाप्त हो जाएगा और मुझे आशा है कि आप इसके लिए हमारे वेबसाइट विजिट करेंगे और कोई भी आपको जानकारी यदि चाहिए होगी तो हम आपको देंगे। पर सबसे पहले बातचीत शुरू करते हैं श्री अनंत विजय जी के साथ। अनंत सर, आपका जुड़ाव रहा है जर्नलिज्म से और 2 दशक से भी ऊपर आपने इस क्षेत्र में काम किया है। तो आपका क्या अनुभव है कि किस तरह से पब्लिक पॉलिसी का जो डिस्कोर्स है, उसमें लोगों की भागीदारी, किस तरह से इसमें बदलाव आ रहा है? बहुत धन्यवाद नीति जी। सबसे पहले मैं इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया। लोक और लोक नीति, भूमिकाओं का अंतर संबंध। और जब इस बारे में मुझसे बातचीत की संस्था के लोगों ने, मृत्युंजय जी ने और लोगों ने, तो मुझे ये विषय बहुत रोचक लगा, क्योंकि मुझे लोक और लोक नीति, ये दोनों अपने, लोक और नीति दोनों अपने आप में एक अद्भुत विषय है जिस पर भारतीय वांग्मय में बहुत ज्यादा लिखा जा चुका है। लेकिन
जब मैंने इस विषय पर शोध करना प्रारंभ मतलब अपने अपने वक्तव्य की तैयारी करनी शुरू की, तो मुझे आश्चर्य इस बात को लेकर हुआ कि लोग पब्लिक हो गया और नीति पॉलिसी हो गई। तो हम क्या हुआ कि हमने अपनी परिभाषाओं को से दूर चले गए। जो भारतीय परिभाषा लोक की है, उससे हम दूर चले गए। लोक का मतलब हमने पब्लिक समझ लिया। जो गलती ग्रियर्सन ने की थी लोक को परिभाषित करते हुए फोक से जोड़ के, हमने मतलब नीति में वो गलती की पॉलिसी से जोड़ के। तो जब हम भारतीय परंपरा को, भारतीय समाज को या भारतीय वांग्मय को समझने की कोशिश पश्चिमी औजार से या पश्चिमी परिभाषाओं से करते हैं, तो हम बहुधा फैलेसी के शिकार हो जाते हैं। जैसे जैसे आप धर्म की व्याख्या अगर रिलीजन के आधार पर करें या पंथ निरपेक्षता की व्याख्या अगर सेकुलरिज्म के आधार पर करें, तो हमारा जो कंक्लूजन होता है वो कंक्लूजन पश्चिमी सभ्यताओं से प्रभावित होकर भारतीय सभ्यता से दूर ले जाने वाला होता है। तो मैं अपने विषय पर आऊं, भूमिकाओं के अंतर संबंध लोक और लोक नीति में। उसके पहले अगर आपकी अनुमति हो नीति जी, तो मैं 2 व्याख्या लोक की पढ़ना चाहूंगा जो हमारे विद्वानों ने कही है। हालांकि लोक को लेके तो आप ऋग्वेद से लेके महाभारत से लेके और पॉलिसी और लोक दोनों साथ साथ चले हैं हमारे यहाँ। मतलब प्री वैदिक हिस्ट्री में भी अगर आप देखें तो पब्लिक और पॉलिसी, मैं बातचीत के संदर्भ में इन दोनों का इस्तेमाल करूंगा, ये जानते हुए कि ये गलत है। लोक के लिए पब्लिक नहीं हो सकता और पॉलिसी के लिए नीति के लिए पॉलिसी नहीं हो सकता। लेकिन क्या करें, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो रूढ़ होकर आबद्ध हो जाती हैं हमारी समाज में। तो आपकी अनुमति से मैं 2 परिभाषाएं पढ़ना चाहूंगा जो भारतीय वांग्मय के 2, मैं ऋग्वेद में नहीं जाऊंगा, मैं महाभारत काल में बाद में आऊंगा, लेकिन 2 जो आधुनिक काल के हमारे महत्वपूर्ण लोग हुए हैं उनकी परिभाषाएं मैं पढ़ना चाहूंगा। एक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे, लेखक थे, शांति निकेतन में हिंदी पढ़ाया उन्होंने, काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के विभाग का अध्यक्ष रहे। हजारी बाबू क्या कहते हैं? हजारी बाबू कहते हैं कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है, बल्कि नगरों और गांवों में फैली हुई समूची जनता है, जिसके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। मतलब उनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार किताब नहीं है। ये लोग नगर में परिष्कृत, रुचि संपन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा नीति जी और हमारे साथ जो श्रोता जुड़े हुए हैं, हजारी बाबू कहते हैं ये लोग के बारे में बोलते हुए कहते हैं ये लोग नगर में परिष्कृत, रुचि संपन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल, अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं और परिष्कृत रुचि वालों की समूची विलासिता और सुकुमारिता को जीवित रखने के लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक होती हैं उसे वो उत्पन्न करते हैं। तो हजारी बाबू ने ये 4 पंक्तियों में, और इसी को फिर अगर हम एक और दूसरे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को देखें जो दूसरे विद्वान थे, तो वो ये कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए भूभाग पर पनपता हुआ मानव समाज भारतीय लोक है। भारतीय लोक हमारे सुदीर्घ इतिहास का अमृत फल है। जो कुछ हमने सोचा, किया और सहा उसका प्रकट रूप हमारा लोक जीवन है। लोक राष्ट्र की अमूल्य निधि है। हमारे इतिहास में जो भी सुंदर तेजस्वी तत्व हैं वह लोक में कहीं ना कहीं सुरक्षित है। हमारी कृषि, अर्थशास्त्र, ज्ञान, साहित्य, कला के नाना रूप, भाषाएं और शब्दों के भंडार, जीवन के आनंदमय पर्वोत्सव, नृत्य, संगीत, कथा, वार्ताएं, आचार विचार, सब कुछ भारतीय लोक से ओतप्रोत है। अब ये तो भारतीय विद्वान कह रहे हैं हमारे। अब जॉर्ज ग्रियर्सन साहब आते हैं लोक पर, तो उनकी जो है, उन्होंने लोक की जगह फोक का इस्तेमाल किया। जैसे ही फोक आप करते हैं कि आप दायरा संकीर्ण कर देते हैं। ग्रियर्सन की पूरी अवधारणा लोक को फोक समझने की है, और इसका अमेरिकन विद्वान भी, जैसे मेरे ख्याल से अगर जो मानव शास्त्री हैं रॉबर्ट रेडफील्ड ने पूरी लोक की व्याख्या करते हुए उसको फोक से जोड़ दिया है। और निधि जी, मतलब विडंबना देखिए कि लोक की व्याख्या करने के लिए
वो फोकलोर और फोक सॉन्ग्स को आधार बनाते हैं। और हमारे लोग, हम विद्वान जो हमारे पब्लिक पॉलिसी के ज्ञाता लोग हैं, वो अमेरिका के रॉबर्ट रेडफील्ड को बहुत विद्वता के साथ कोट करते हैं, उनको उनके आधार पर विवेचना करते हैं, तो और वहीं वो गलती के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा में लोग, हमारे प्रयोग के प्रमाण का अनुशासन जो है वो लोक और नीति से जुड़ता है। प्रयोग, प्रमाण और उसका अनुशासन, यह है लोक और नीति का संबंध। और लोक हमारे यहाँ, मतलब जैसे जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा या हजारी बाबू ने कहा, उसके आधार पर रेडफील्ड क्या कहते हैं कि ये पृथक, विलगित, दूसरे समाज से कोई संपर्क नहीं, प्रदूषण नहीं, अपने समाज के भीतर एक छोटा सा आत्मीय संबंध के आधार पर फोक की स्थापना करती है। विदेश का फोक और हमारा लोक बिल्कुल अलग है। इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम न लोक बना पाएंगे न लोक नीति बना पाएंगे। तो हमारे जो लोग हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी आपके यहाँ, तो मेरा अनुरोध आप लोगों से है कि अंग्रेजी और भारतीय दोनों के पब्लिक पॉलिसी को, उनके पब्लिक पॉलिसी को और हमारी लोक नीति को समानांतर तरीके से अगर बताया जाएगा तो हम समाज के ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम लोग तक पहुंचने के लिए उन औजारों का इस्तेमाल कर लेते हैं जो औजार विदेशी हैं, जो समाजशास्त्री, मानव शास्त्री, विदेशी अवधारणाओं, सिद्धांतों के आधार पर अगर हम भारतीय लोग तक पहुंचना चाहेंगे तो वो नीति थोड़ी ठीक नहीं होती है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि अगर हम लोग को देखें तो लोग की परिभाषाएं बहुत ही आप व्यापक करके देखने की जरूरत है। लोग सिर्फ एक जनता का समूह नहीं है, वो हमारे आचार विचार व्यवहार का एक समुच्चय है जो आपको पब्लिक के तौर पर देखने की कोशिश है। सिर्फ अगर हम नरमुंड देखेंगे कि ये हमारा जो पब्लिक है ये सब जानती है, तो ये सब तो गाने वाने में ठीक लगता है। और जब हम नीति पर आते हैं तो नीति सिर्फ दस्तावेज नहीं होता, वो जैसे अगर हम भारतीय वांग्मय में नीति की व्यवस्था देखें तो ये नी धातु से बना है, और नी धातु जो प्राप्त करना, नेतृत्व करना और उसको स्थिर करना, ये मतलब होता है। प्राप्त करना, नेतृत्व करना और स्थिर करना। तो हमारे वांग्मय में, हमारे विचार पद्धति में, हमारे दर्शन शास्त्र में, हमारी परंपरा में, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें एक नी धातु में सब कुछ समाहित है। किसी भी चीज को प्राप्त करना, आगे ले जाना, नेतृत्व करना और स्थिरता प्रदान करना, इन चार चीजों के अर्थ में नी धातु का प्रयोग होता है। और इसी से नए मतलब तर्कशास्त्र और न्याय, मतलब नए से तर्कशास्त्र और न्याय मतलब क्या? निष्पक्ष निर्णय। तो ये सारी चीजें नए में, हमारी दो शब्दों में हमारी नीतियां समाहित है। वैदिक संस्कृत, वैदिक ऋग्वेद में आदि देखेंगे तो रिक्त शब्द का उपयोग हुआ है हमारे नीति के लिए, और नीति वाक्य मृत हमारा है, सूत्र नीति सार है। नीति पर हमारे यहाँ बहुत सारी, मतलब मौखिक भी है, लिखित भी है। तो वास्तव में अगर हम देखें तो संपूर्ण रूप में नीति वो शास्त्र है जो जीवन के मूल्यों का विवेचन करता है। तो नीति जीवन के मूल्यों का विवेचन, और लोक जहां हम आचार विचार व्यवहार के समुच्चय को देखते हैं। तो ये बड़ा ही अन्योन्याश्रय संबंध है नीति और लोक में। जब हम इनके संबंधों की बात करते हैं तो मुझे एक वो महाभारत के शांति पर्व में 204 मेरे ख्याल से 294 में एक वाक्य है जिसमें कहा गया है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन पुरुष और मनुष्य में एक समान होते हैं। मनुष्यों में सिर्फ धर्म ही होता है जो उसे मनुष्य बनाता है। यहाँ धर्म को अगर हम रिलीजन के अर्थ में देखेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे महाभारत की इस नीति को।
नीति शास्त्र का केंद्रीय प्रश्न क्या है हमारी पद्धति में, ये हमें देखना चाहिए। उसका केंद्रीय प्रश्न ये है, मनुष्य को अच्छा होना चाहिए और उसे अच्छा कर्म करना चाहिए। तभी आप नी धातु मतलब एक से दूसरे से तीसरा सूत्र हमारा जुड़ा हुआ है, नीति और लोक का। हमने लोक में भी देखा कि किस तरह से लोक परिभाषित हो रहा है और किस तरह से वो प्रयोग के प्रमाण का दस्तावेज बनता है या उसको आगे लेके जाता है। और यहाँ भी हम जब नीति को देख रहे हैं तो नीति भी आपको अच्छे मनुष्य बनने और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। हमने इसको बाद के दिनों में नीति को दस्तावेजीकरण करना शुरू किया, डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया। और उस डॉक्यूमेंटेशन में क्या हुआ कि हम अपनी चीजों को भूलते चले गए और विदेश की चीजों को लेते चले गए। हमें आंकड़ों में बड़ी दिलचस्पी होने लगी। हमने मनुष्य को, स्वभाव को, आचार विचार को, व्यवहार को और उसके स्वभाव को आंकड़ों के आधार पर व्याख्यायित या विश्लेषित करना आरंभ कर दिया। हमारे लिए अनंत विजय या डॉक्टर नीति शिखा जी एक नंबर हो गए, जबकि व्यक्ति को एक कर्म और उसके आचार व्यवहार विचार का समुच्चय होना चाहिए। उसके आधार पर लोक नीति का निर्माण होना चाहिए, तभी आप लोक को नीति से जोड़ पाएंगे। हमारे उपनिषदों में भी इसकी चर्चा है, हमारे वेदों में भी इसकी चर्चा है। वैदिक काल में इसको धर्म का रूप दे दिया गया। प्री वैदिक हिस्ट्री में देखेंगे तो आप दूसरे तरीके से आते हैं। वैदिक काल में कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, 3 कांड है। ये सब तो नीति का ही हिस्सा है। अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखें तो कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, ये जो 3 वर्गीकरण है ये सब नीति का हिस्सा है। तो अगर हम इसके आधार पर देखें तो नीति और लोक, हमारे यहाँ कर्म कांड भी लोक से जुड़ता है, ज्ञान कांड भी लोक से जुड़ता है और उपासना कांड भी लोक से जुड़ता है। और दिक्कत यही हो जाती है नीति जी कि उपासना और कर्म कांड को भी हमने घालमेल कर दिया, जबकि हमारे यहाँ हमारे सिद्धांत बहुत स्पष्ट हैं। हमारे यहाँ तो बल्कि शब्दों से आप रिश्तों को परिभाषित कर सकते हैं। वहां तो फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, थर्ड कजन, ब्रदर, हाफ ब्रदर, फुल ब्रदर है। हमारे यहाँ आप सहोदर कर दीजिए, एकदम स्पष्ट हो जाता है। एक ही माता के उदर से पैदा हुई संतान वो सहोदर है। आपको हाफ ब्रदर, फुल ब्रदर, 3/4 ब्रदर, 4/4 ब्रदर कहने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, थर्ड कजन, ब्रदर, कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ सब कुछ शब्दों में निहित है। जैसे नी धातु में पूरा लोक और पूरी नीति स्थापित हो जाती है, तो उसी प्रकार अगर आप देखें तो जो हमारे नीति शास्त्र का विकास है वो प्री वैदिक, वैदिक, और वो उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो मैंने जो देखा है कि फिर वेद से जब महाभारत में आप आते हैं तो महाभारत में पॉलिसी सबसे बड़ी मानी गई है कर्मयोग। और जब कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कर्म की बात होती है। तब तक भारतीय नीति का इतना विशिष्ट विकास हो चुका था कि वो एक बहुत ही विशिष्ट स्थिति में पहुंच गया था। और भारतीय युग परंपरा के अनुसार महाभारत युद्ध द्वापर में हुआ था। और द्वापर का क्या अर्थ है, इस पर अगर हमारे नीति नियंता विचार करेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। द्वापर का अर्थ है द्विविधा, द्वैत, द्वंद और संघर्ष। तो कोई भी चीज हमारे यहाँ हम जो बात करते हैं वो अनायास नहीं आता है, उसकी एक वजह होती है। और उन्हीं वजहों के आधार पर अब कौरव और पांडव के युद्ध को अगर हम देखें तो ये 2 भाइयों का युद्ध नहीं है, ये 2 कॉन्सेप्ट का वॉर है। इट्स अ वॉर बिटवीन 2 कॉन्सेप्ट्स, गुड एंड एविल। और उसमें ये दिखाया जाता है कि ये एक वर्ल्ड वॉर की तरह है। वो मतलब 2 कॉन्सेप्ट का, 2 सभ्यताओं की क्लास ऑफ 2 कल्चर भी कह सकते हैं आप इसको। कौरव पांडव तो सिर्फ प्रतिनिधि और प्रतीक मात्र हैं 2 सभ्यताओं के। तो उसको अगर देखें तो संकट काल और संक्रमण काल में महाभारत में कर्म योग की प्रधानता पर बात करते हुए और उसके नीतियों को बहुत ही व्यापक तरीके से स्थापित किया गया है और हमने उसको छोड़ दिया। अब महाभारत की में पॉलिसी देखिए, पब्लिक पॉलिसी ही है वो भी।
युद्ध की पॉलिसी है। हम विकास की पॉलिसी पर आते हैं बाद में, लेकिन अब इसमें बड़ी दिलचस्प रोचक बातें महाभारत में आपको मिलेगी। दोनों पक्षों में शत्रुता तभी तक रहेगी जब तक कि युद्ध चलता रहेगा। उसके बाद दोनों पक्ष मित्रवत व्यवहार करेंगे। कोई व्यक्ति समान बल वाले के साथ ही युद्ध करेगा जिससे किसी के साथ अन्याय होने की संभावना न हो। ये नीति है जो नी धातु से कहता है, जो निष्पक्ष निर्णय की बात करता है, एक छोटा सा शब्द। वो फिर वहां से अगर ऋग्वेद से आप महाभारत में उसके सूत्र देखें तो वो बीज यहाँ आके बड़ा होता है और कहता है कि ऐसा युद्ध होना चाहिए जिसमें किसी के साथ कोई अन्याय न हो। शब्द का उत्तर शब्द से ही दिया जाएगा। इसकी विशद व्याख्या है वहां कि जब आप शास्त्रार्थ करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने गाली दे दी तो आप उसको तीर चलाकर मार देंगे या उसका वध कर देंगे। शब्द का उत्तर शब्द से दिया जाएगा। तो फिर आप अगर नी धातु में जाएंगे तो इसके आपको सूत्र मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने पक्ष की सेना से बाहर चला जाएगा, जैसे अभिनंदन सीकरी पाकिस्तान चला गया था, वो फाइट में वहां जाके वो गिर गया था, तो महाभारत काल में भी उसकी व्यवस्था है, वो नीति है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पक्ष की सेना से बाहर चला जाएगा तो उस पर कोई आक्रमण नहीं होगा। ये हम अब कह रहे हैं, पश्चिम बाद में कह रहा है इस बात को। हमारे यहाँ ये महाभारत में व्यवस्था दे दी गई थी कि अगर कोई अभिनंदन सीकरी किसी दुश्मन देश की सीमा में चला जाएगा तो दुश्मन देश उस पर आक्रमण नहीं करेंगे बल्कि उसको वापस कर देंगे। रथी रथी के साथ, गजरोही गजरोही के साथ, अश्वरोही अश्वरोही के साथ युद्ध करेगा और पदाती पदाती के साथ, पैदल वाले के साथ युद्ध करेंगे। कोई भी व्यक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति की परीक्षा करके युद्ध के लिए उसकी क्षमता का पता लगाकर उसको पूर्व सूचना देकर उस पर आक्रमण करेगा। देखिए कितना, मतलब कितनी ट्रांसपेरेंसी थी पॉलिसीज में। तो अगर हम इसके आधार पर अभी लोक और नीति की व्याख्या करें तो हमें सबसे पहले एक पारदर्शिता के गुण का उसमें पता लगना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम पॉलिसी पर बात करें और पारदर्शिता ना हो उसमें, आंकड़े व्यक्ति को समुच्चय के तौर पर देखें और उसको एक आंकड़े में तब्दील न करें, और अंतिम है, सारथी, वादक और भारवाही पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। मतलब जो रथ चला रहा हो या जो वादक है या जो बोझ उठा के चल रहा है उस पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं होगा। तो नीतियां तो इसी तरह हमारे यहाँ विकसित हुई हैं। उसके बाद फिर आप जैन धर्म में उसी तरह की नीतियां देखेंगे, बुद्ध की नीतियां उसी तरह से चलती चली आई हैं। तो नीति का फिर योग दर्शन हमारे यहाँ दिखाई देता है। उस तरह से अगर आप चलते जाएं तो हमारे यहाँ हाँ, लगता है कि आनंद जी का वीडियो फ्रीज हो गया है, पर जब तक वो वापस आते हैं तब तक मैं कुछ बिंदु पे मैं बात करना चाहूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने बताया कि कैसे आचार, व्यवहार और विचार, जो तीन पक्ष है किसी भी पॉलिसी मेकिंग का, वो छूट गया है। पर देखा जाए तो अब जो जिस तरह से पॉलिसी साइंस डेवलप कर रहा है, ये चीज़ें वापस आ रही हैं। अभी हमने देखा कि एक किताब आई थी प्रोफेसर थैलर की, नज करके, तो उसमें कैसे बिहेवियरल साइंस को यूज किया जा सकता है पॉलिसी में और कैसे वो पॉलिसी के में इम्पैक्ट लाता है, उसकी चर्चा की उन्होंने। तो मेरा ऐसा मानना है कि चीज़ें कुछ रही होंगी, पर अब जो जिस दिशा में पॉलिसी का निर्माण हो रहा है, और जैसा कि अनंत विजय जी ने बताया, आचार, व्यवहार और विचार की बात हो रही है जो होना चाहिए पॉलिसी मेकिंग में, वो अब वो चीज़ें अब यूज हो रहा है हमारे पॉलिसी डिजाइन में। और मुझे पता है, जैसा एक हमने वेबिनार किया था एक बिहेवियरल चेंज पे, जिसमें हमें पता चला कि एशिया का सबसे बड़ा सबसे पहला बिहेवियरल इंसाइट यूनिट का निर्माण हो रहा है नीति आयोग में। तो आई थिंक एटलीस्ट भारत
जो देश है काफी सीरियस है बिहेवियरल चेंज और बिहेवियरल साइंस को लाने में नीति निर्माण के लिए। और अनंत विजय जी हमारे साथ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, तो हम वापस चलते हैं उनके पास। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी और बहुत क्षमा करेंगे, 1 सेकंड के लिए मेरे पास पावर बैकअप भी था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो इंटरनेट का बैकअप भी लगा रखा था, लेकिन वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट होने में सारे हाँ लोगों से मैं क्षमा मांगता हूं। मैं बहुत मतलब मुझे बहुत खेद है इस बात का कि व्यवधान, लाइट चली गई और जब तक पावर बैकअप पे आते तब तक वो डिस्कनेक्ट हो गया था। जी तो निधि जी, अगर आपकी नीति जी इजाजत हो तो मैं प्रारंभ करूं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सिर्फ यही कह रहा था कि जो नीति और लोक का अंतर संबंध है वो बहुत ही गहरा है। जब आप कोई भी नीति बनाते हैं, मैं जानबूझ के पॉलिसी का उपयोग नहीं करूंगा, कि कोई भी जब आप नीति बनाते हैं तो लोक की व्यापकता और उसकी समुच्चयता का ध्यान समग्रता में रखना चाहिए। और जहां से मैंने बात समाप्त की थी कि हम व्यक्ति को आंकड़ों में तब्दील न करें, हम व्यक्ति को उसके समग्र स्वरूप, व्यवहार, आचार, विचार के साथ लेकर अगर नीति के आधार पर नीतियां बनाते, नीति के आधारभूत तत्वों के आधार पर, कसौटी पर कसकर अगर हम पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय समाज में उसकी प्रभावोत्पादकता या उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत गहरे जाएगा। तो जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, और पिछले दिनों में मैंने ये देखा है कि भारतीय पॉलिसी मेकर्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता इस देश में पड़ रही है और बहुत अधकचरे ज्ञान के साथ पॉलिसी मेकर्स आ रहे हैं। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिंदी में और अपनी भारतीय भाषाओं में इस तरह का एक प्रकल्प आप लोगों ने शुरू किया है। इस उपक्रम की सफलता की भी मैं कामना करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों की बहुत आवश्यकता है इस देश में। और आप लोगों ने जो ये प्रयास शुरू किया, अभिनव प्रयास, इसके इसके आधार पर जो लोग निकलेंगे यहाँ से, आप लोगों से सीख कर, आप लोगों से विचारों को लेकर, वो जब पब्लिक पॉलिसी बनाएंगे, वो जब लोक और नीति की बात करेंगे और लोक और नीति को मिलाकर लोक नीति बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस देश का समग्रता में भला हो पाएगा। और समग्रता में अपने समाज को समझते हुए, क्योंकि लोक नीति में समाज की समझ बहुत आवश्यक है। जब तक आप समाज को नहीं समझेंगे, आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे, चुनावों के समय बहुत सारे पब्लिक पॉलिसी वाले लोग आ जाते हैं, सरकारों के लोग आ जाते हैं, और जब भारत में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था, तब भी मैंने एक यही लेख लिखा था कि नीति अगर अपने व्यावहारिक रूप में सिर्फ नाम बदल कर नहीं, सिर्फ भारतीय परंपरा की जो पारिभाषिक शब्दावली है नीति को लेकर, जो नी धातु में जो निष्पक्ष न्याय और उसकी बात करता है, उसको लेकर अगर नीति आयोग हमारा आगे बढ़ता है, तो सचमुच में ये अपने नाम को सार्थक कर पाएगा। और मुझे लगता है कि इसके पीछे की सोच भी वही है, क्योंकि अब योजना बनाने से ज्यादा नीति आयोग की जो बातें मैं देखता हूं, वो कला संस्कृति में भी काम कर रहे हैं, वो पब्लिक फाइनेंस में भी काम कर रहे हैं, वो सैनिटेशन में भी काम कर रहे हैं। पहले क्या होता था, नीति आयोग का काम होता था एक योजना बना दो, एक दस्तावेज बना दो, उसके आधार पर पैसे की रिकमेंडेशन कर दो और उसको उसको जारी कर दो। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम उस अपनी नीतियों को इस तरह से बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कि निष्पक्ष निर्णय लिए जा रहे हैं ताकि न्याय होता हुआ दिखे। और बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी भी बन रही हैं, जैसे भारत में क्या हुआ पिछले 70 साल में कि सरकारों में ऐसी पॉलिसीज बनी। अब जैसे अगर भाषा अकादमियों को देखें आप, तो इतनी सारी अकादमियां एक ही काम कर रही हैं, संगीत नाटक एकेडमी भी है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी है। तो नीति का मतलब यह है कि लोग के धन को आप उचित निवेश करने का रास्ता भी दिखाएं। अब ये तो लोक के संचित धन का अपव्यय है कि नाटक के नाम पर 2 संस्थाएं काम कर रही हैं, क्योंकि पिछली सरकारों को 2 व्यक्ति को खुश करना था, इसलिए 2 संस्था बनाकर 2 अध्यक्ष बना दिए गए।
तो अब क्या हो रहा है कि नीति आयोग इस सब की भी व्याख्या कर रहा है, इस सब की समीक्षा भी कर रहा है। तो नीतियों को बनाते समय अगर निष्पक्ष निर्णय और न्याय का ध्यान रखा जाएगा तो लोग स्वतः उससे जुड़ता चला जाएगा। और इनके अंतर संबंध इतने गहरे हैं कि दोनों आखिरकार आकर धर्म से जुड़ता है। वो धर्म नहीं जो विदेशों में व्याख्यायित होता है रिलीजन के तौर पर, वो धर्म जो हम अपनाते हैं, जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है, वो धर्म जो आपकी चेतना को, जो आपकी बुद्धि को, जो आपके बौद्धिक विकास को आगे बढ़ाने का काम करता है, वो धर्म है। धर्म से मेरा मतलब ये नहीं है कि सवेरे घंटी बजाते हुए आप धर्म कर रहे हैं। वो आपकी कर्मकांड, उपासना पद्धति, वो आपका व्यक्तिगत चीज है। धर्म व्यक्तिगत नहीं है, धर्म बहुत ही सामाजिक चीज है जो लोग को भी प्रभावित करता है और नीतियों को भी प्रभावित करता है। आप देखिए, लोकसभा के स्पीकर के कुर्सी के पीछे भी धर्म की बात लिखी हुई है। वो कौन सा धर्म है? वो ये धर्म नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम में भी धर्म की बात की गई है। वो धर्म क्या है? संविधान में भी धर्म की बात की गई है। संविधान सभा में धर्म को लेकर बहुत डिबेट हुआ था और उसके बाद ये लिखा गया था कि हमें अपने संविधान के प्रियम्बल में सेकुलरिज्म की अवधारणा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म तो मूलतः पंथ निरपेक्ष है। क्योंकि यहाँ सबको सहिष्णुता के आधार पर, नीतियों के आधार पर, यहाँ द्वैत अद्वैत शिव किसी को भी, मतलब इतना विशाल हम धर्म है कि वो सबको समाहित कर लेता है। और ये इसलिए कर पाता है कि ये नीतियों के आधार पर बनाया गया धर्म है। ये आपने अभी, मैंने महाभारत का उदाहरण दिया, मैं वेद का उदाहरण दे सकता हूं, मैं उपनिषदों से उदाहरण दे सकता हूं, मैं स्मृतियों से उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन उसका अभी अवसर नहीं है। हमारा ये जो भारतीय धर्म है, जो सनातन धर्म है, ये नीतियों पर आधारित है। तो उस धर्म का पालन करते हुए अगर लोक और नीति को जोड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोक नीति बहुत बेहतर बन पाएगी। मुझे नीति जी इतनी बात कहनी थी। अब मैं आई एम ओपन टू द क्वेश्चंस। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी। आपने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की कि लोक और लोक नीति, और उसमें आपने बात की आचार व्यवहार और विचार की। और जब आप हमारे साथ कुछ समय के लिए चले गए थे तो मैं लोगों को बता रही थी कि कैसे आचार व्यवहार और विचार, इन तीनों का एक के समावेश से अब पॉलिसी बन रही है। और नीति आयोग में फर्स्ट बिहेवियरल इंसाइट यूनिट खुल रहा है। मुझे अभी भी याद है कि नज जो है, नज एज अ टूल काफी दिनों से यूज होता था पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में। पोलियो का टीकाकरण कराने की योजना सरकार लाती थी, और क्यों एक अमिताभ बच्चन जैसे पर्सनालिटी को खड़ा करके बुलवाया जाता था कि आप लोग उनसे अपने बच्चों को टीका लगवाएं, और उनको एक फेस दिया जाता था। उसी तरह जब कोविड आया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने थाली बजाने की बात की, लाइट जलाने की बात की, दिया जलाने की बात की। और उसके पीछे भी जो सोच थी वो यह थी कि कैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स को इनकरेज किया जाए। और जो कोविड है, जो बेसिकली एक छुआछूत भी है, उसमें काफी छुआछूत की बीमारी है और छुआछूत से फैलती थी, पर उसको दूर करते हुए कैसे पॉलिसी जो है, उसके वैक्सीनेशन पॉलिसी वगैरह, उसके अराउंड काम किया जाए। तो ये बात आपने बिल्कुल सही की कि आचार विचार और व्यवहार, ये तीन अगर देखा जाए तो पहले काफी मिसिंग थी पॉलिसी डिजाइन में, बट अब लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरा, आपने बात की प्रयोग, प्रमाण और प्रशासन की। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो लोक नीति का जो पाठ्यक्रम है, उसमें हमने मुख्यतः इस पे जोर दिया है कि एक प्रयोग, एक्सपेरिमेंटिंग विद पॉलिसी, किस तरह की पॉलिसी डिजाइन बननी चाहिए। फिर प्रमाण, आप किस प्रमाण के बेसिस पे आप पॉलिसीज बनाएंगे। क्या एक, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ डीबीटी के माध्यम से कुछ बेनिफिट देना चाहती है, तो क्या हर एक राज्य को सेम बेनिफिट की आवश्यकता है? कैसे राज्यों का खुद का कैपेसिटी डिफर करता है? किस राज्य में किस तरह की पॉलिसीज ज्यादा अच्छी तरह लागू की जा सकती हैं? तो ये सब जो चीजें हैं, उसके लिए हमें एविडेंस चाहिए होती है, डेटा की स्टडी करनी होती है। और इसमें एक संस्था है, नीति आयोग का डिपार्टमेंट है DMEO,
एंड वो काफ़ी काम कर रहा है। हमने वेबिनार भी किया, DMEO से हमारे साथ जुड़ी थी श्वेता जी। और मैं दर्शकों को बताऊं कि इस पार्ट ऑफ द कोर्स, ये जो कोर्स का पार्ट है मॉनिटरिंग इम्पैक्ट इवैल्यूएशन और डेटा स्टडी, एविडेंस स्टडी, इसके लिए हमारे एक टीम है असर से, वो जुड़ेगी जो आपको पढ़ाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफ़ी डेटा सर्वेज जो आती हैं वो असर टीम करती है, काफ़ी उम्दा संस्था है, और वह टीम आके आपको पढ़ाएगी। तो ये बात है, तो आपने सही किया रणजी की इतने सालों में जो पॉलिसी डिजाइन का अप्रोच था वो बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक था, टॉप डाउन था। जैसा कि आपने बताया कि प्लानिंग कमीशन मिलते थे लोग, पॉलिसी निर्धारित करके फाइनेंस कितना लगेगा, कितना बजट होना चाहिए, वो सब चीज़ों पे बात होती थी। लोगों को कैसे उससे जोड़ा जाए, क्या लोगों को लाभदायक होगा, इस पे चर्चा कम होती थी। पर अब नीति आयोग इन विषयों पे भी ध्यान दे रहा है। तो अगर मेरे दर्शकों का कोई सवाल हो तो आप प्लीज हमसे पूछिए। एक सवाल है अनन्या मिश्रा जी का कि व्हाट आर फ्रंटलाइन वर्कर्स। फ्रंटलाइन वर्कर्स वो होते हैं अनन्या जी जो आगे आकर चीज काम करते हैं, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, वो है हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स। देखिए अनन्या जी, आपका सवाल भले ही लोगों को बहुत ही आसान लगे, बट यही प्रॉब्लम आती है जब भाषा बाधा हो जाती है ज्ञान के अर्जन में। और इसी इशू को हमने एड्रेस किया लोक नीति के पाठ्यक्रम में। हम एक ऐसी शब्दावली बना रहे हैं रणजी, जो पॉलिसी एजुकेशन में जो की टर्म्स होती हैं और इन विषयों में उसकी शब्दावली बना रहे हैं। इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। कुछ शब्द ऐसे हैं कि उसका हिंदी में अनुवाद करने से चाहे उसका जो भावार्थ निकल नहीं पाएगा, चाहे वो हो भी नहीं पाएगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे एक्सटर्नैलिटीज, नज, इनके आप हिंदी में अनुवाद भी कीजिएगा तो वो समझ में लोगों को नहीं आएगा, उसका भाव चला जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हमने उसको इस और तरह उसकी से जरूरत भी नहीं है। अब आप कंप्यूटर का या माउस का अनुवाद क्यों करेंगे? जो क्यों करें, जो चीज बिल्कुल ठीक है, हाँ, जो समझ में आ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। वो और भाषा के दुश्मन ऐसे ही दुराग्रही लोग होते हैं जो हर चीज में और फिर मजाक बनवाते हैं उसका। बहुत बहुत सही कहा आपने। और इसी चीज को हमें मद्देनजर रखते हुए ऐसी शब्दावली बना रहे हैं कि मान लीजिए कोई हिंदी बेल्ट से आ रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा, तो शब्दावली देख करके वो समझ जाए। बहुत और अच्छा। तो इस पे काफी हमारा काम हो रहा है, काफी लिटरेचर को हम अनुवाद करा रहे हैं। एक इंडिया की जो काफी नामी किताब है पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन में, इन द सर्विस ऑफ रिपब्लिक, जो श्री विजय केलकर जी और जय शाह जी ने लिखी है, इस किताब का भी अनुवाद करा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको जो लिटरेचर है बहुत इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल होगा। कभी कभी मैं जाती हूँ वेबिनार करने तो लोग पूछते हैं कि क्या हम आंसर अंग्रेजी में लिख के सबमिट कर सकते हैं, तो उसका जवाब है जी, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। हमने हमारी सोच थी कि भाषा एक बाधक न बने ज्ञान के अर्जन में। तो हिंदी में, इंग्लिश में आप आंसर्स लिख सकते हैं, आपको रेफरेंसेस अवेलेबल होंगे, पर आपकी पढ़ाई का माध्यम वो होगा, वो हिंदी इंग्लिश होगा। अखिलेश जी बहुत टाइम से हाथ उठाए हुए हैं, अखिलेश मौर्य जी। मौर्य जी, आपका यदि कोई सवाल हो तो मुझे आयोजकों से निवेदन है कि आप इनको प्लीज परमिट करें कि ये बोल सके। और यदि आप नहीं बोलना चाहते अखिलेश जी तो आपका अपने सवाल चैट बॉक्स में भी लिख के पूछ सकते हैं। और कोई है जिनका कोई सवाल हो? जी अखिलेश जी, पूछा जाए आपके सवाल। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते अखिलेश मौर्य जी। सर, जैसे अभी आपने पब्लिक लोक नीति के बारे में आचार विचार और व्यवहार की बात की और जीवन मूल्यों की बात की समाहित करने के लिए, जी तो मैम ने बोला कि अभी जो नज की बात हो रही है, बुक में जो थैलर्जी की बुक आई है जिसमें हम लोग बिहेवियरल साइंस को इसमें एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं, जिसमें जो अप टू बॉटम था, कहीं ना कहीं से अप्रोच बॉटम टू अप की तरफ अब जा रहा है। लेकिन सर,
जो लोक नीति होती है, पब्लिक पॉलिसी, वो सर हम विकास के लिए बनाते हैं। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं से हम देखते हैं कि डेवलपमेंट में जो अप्रोच है वो अप टू बॉटम की तरफ आता है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को एक्वायर करते हैं, चाहे जमीन को, चाहे किसी के घर को, डेवलपमेंट के लिए या जो भी ऐसे इश्यूज आते हैं, तो इसमें जो एक कंट्राडिक्शन होता है कि हम जीवन मूल्यों को ज्यादा प्राथमिकता दें, लोगों के आचार विचार व्यवहार या उनके मूल्यों को प्राथमिकता दें कि विकास को प्राथमिकता दें। इसमें जो जो कंट्राडिक्शन आ जाता है, इसके रास्ता क्या निकाला जा सकता है? चूंकि पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति के साथ विकास को जोड़ना, इस अप्रोच में एक बैलेंस बनाए रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है मैम। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीच का क्या रास्ता निकाला जा सकता है? मेरा क्वेश्चन सर ये सही है या नहीं? अखिलेश जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और मैं ये मानता हूं कि विकास और आचार व्यवहार की बात जो मैंने की उसमें एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन ये नीति बनाते समय ही इस भ्रम की स्थिति होती है। क्योंकि विकास किसको हम मानते हैं इसको देखना चाहिए। क्या कंक्रीट के जंगल खड़े कर देना विकास है? क्या सड़कों का जाल बना देना विकास है? क्या पेड़ों का की अंधाधुंध कटाई और उसके स्थान पर औद्योगिकरण विकास है? तो नीतियां बनाते समय जैसा मैंने कहा कि समग्रता में देशाचार, अत्याचार, कुलाचार, इन इन तीन चार चीजों का अगर ध्यान रखा जाए, और जो आपने बॉटम से अप की बात की उसमें भी नीति बनाते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कोविड टीकाकरण हुआ तो इसमें जो नीति बनी वो टॉप से नीचे बनी और नीचे वाले को टॉप टू बॉटम आई और नीचे को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन अगर हम कोई किसानों को लेकर नीति बनाएंगे तो इट कैन नॉट कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट हैज टू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इस सारी चीजों को देखते हुए अगर हम देखेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर भी हमारे नीति शास्त्र में है और वो इस बात की व्याख्या करता है। हमारे मतलब मुझे तो बहुत प्रसन्नता होती है जब हम अपने पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आज के जितने भी आधुनिक मैनेजमेंट के सवाल हैं सबके उत्तर आपको उसमें मिलते हैं, है ना। और कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसी को पढ़ लें, अगर हम समझ लें कि देशाचार क्या है, अत्याचार क्या है, कुलाचार क्या है, तो ये भ्रम की स्थिति ही दूर हो जाएगी। यस सर। हम अपनी प्रथाओं को स्थिर नहीं कर पाते हैं और उस स्थिरता को नेतृत्व देकर जिसको आप विकास कह रहे हैं उसकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। हम विकास से शुरू करके अपनी प्रथा तक आने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप पब्लिक पॉलिसी में जिसको आप लोग कह रहे हैं, मैं उसको लोक नीति कहता हूं, लोक को नीति में जिस क्षण आप जोड़ लेंगे और नीति बनाते समय अगर आपके दिमाग में लोक और नीति दोनों की व्याख्या स्पष्ट होगी भारतीय संदर्भ में, तो इस तरह के भ्रम अखिलेश जी मुझे लगता है कि कहीं से नहीं आएंगे। आत्मतुष्टि और सम्यक संकल्प को लेकर अगर हम आगे बढ़े तो हमारी नीतियां कभी भी भ्रम का शिकार नहीं होंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी और अखिलेश जी। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात जो अनंत जी ने की कि आप हर एक पॉलिसी को एक तराजू में नहीं तोल सकते, एक अप्रोच नहीं उसमें अडॉप्ट कर सकते। वैक्सीनेशन पॉलिसी मुझे याद आ रही है कि बीच में सरकार ने बोला कि स्टेट अपना प्रोक्योर करे, जो संभव ही नहीं था कि हर एक स्टेट खुद से नेगोशिएट कर पाता, प्रोक्योर कर पाता। और फिर वो पॉलिसी को रोल बैक किया गया और फिर सेंटर ने डिसाइड किया कि वो वैक्सीनेशन प्रोक्योर करेंगी और स्टेट्स को देंगी और फिर वहीं से इम्प्लीमेंट होगा। तो ये चीज़ आपने बड़ी सही बोली। अभी हाल में मैंने अपना दूसरा डोज लिया 14 दिन पहले और मैं आपको बताऊं कि एक नई मुझे रूल्स का पता चला जो मैंने काफी मंत्रालय में जब पूछा, हेल्थ मंत्रालय में, तो कुछ इसका मुझे जवाब नहीं मिला। उसमें क्या था कि 10 के बैचेस में आपको वैक्सीनेशन देंगे और यदि मान लीजिए कि कोई अगर किसी अस्पताल में 10 लोग से ज्यादा 15 लोग आ गए तो उन 5 लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा था और उनको अगले दिन आने के लिए बोला जा रहा था और मुझे भी वापस होना पड़ा, लौटना पड़ा। पर अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं पॉलिसी में हम इस बात को एड्रेस करना हमसे छूट गया। सोचिए कितने लोग हतोत्साहित होकर जाएंगे, शायद वापस ना आए वैक्सीनेशन के लिए। तो सरकार की नीति कैसे बने, वैक्सीनेशन की नीति कैसे बने
कि वह 5 लोग छूटे नहीं और उनको वैक्सीनेशन भी हो जाए और वैक्सीनेशन का स्पॉइलेज भी ना हो। पर ये चीज का अभी तक उपाय नहीं निकल। तो जाते जाते मैं बस आपको बताऊंगी कि इस पाठ्यक्रम में हम एक प्रैक्टिकम है, प्रयोगशाला है, जिसमें हम इस तरह की कुछ नीतियों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आप आइडेंटिफाई करेंगे अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने राज्य में, कि कौन सी ऐसी कोई नीति है जो लागू नहीं की जा रही है, जिसपे कठिनाई आ रही है, जिसपे प्रॉब्लम है। सो पॉलिसी प्रॉब्लम को हम एक हाईलाइट करेंगे और उस पर आपको काम करने का मौका मिलेगा और आपका अप्रोच होगा कि आप लोकल सॉल्यूशंस निकालें उस पॉलिसी का। जैसे कि मैंने वैक्सीनेशन का एग्जांपल दिया, तो जो अगर जहाँ पे 10 सेंटर्स हैं 10 किलोमीटर के अंतर्गत, तो वहां पे समस्या का जो उपाय है वो अलग होगा। पर जहाँ पे ऐसा डिस्पर्स्ड सेंटर्स है, जो एक सेंटर से दूसरे सेंटर के का डिस्टेंस 4 या 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ज्यादा है, वहां उसका जो समाधान है वो अलग होगा, गांव में अलग होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि एक समाधान सभी पे लागू नहीं किया जा सकता। और उसी तरह जो प्रैक्टिकम, जो प्रयोगशाला है इस कोर्स में, उसमें आपको लोकल पॉलिसीज पे सोचना और उसका समाधान निकालने का ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हमने काफी वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करा है इस कोर्स में, जिसमें आपको हमारे साथ अनंत विजय जी हैं, काफी प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हैं। ओपिड कैसे लिखते हैं, पॉलिसी में आप पॉलिसी ब्रीफ्स कैसे बनाते हैं, इसका आपको एक वर्कशॉप के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। लीडरशिप कैसे इंकलकेट करेंगे, कैसे लोगों से कनेक्ट करेंगे, नेटवर्किंग स्किल्स कैसे बढ़ाएंगे, इन सब का भी ज्ञान दिया जाएगा। तो मेरा ऐसा सोचना है कि कंप्लीट पैकेज है ये जो कोर्स लोक नीति है, जिसमें आपको थ्योरी भी एक पढ़ाई जाएगी, बाकी सब स्किल बेस्ड कोर्स है। तो विद थियोरेटिकल अंडरपिनिंग आप स्किल सीखेंगे और स्किल्स को प्रैक्टिकम अर्थात प्रयोगशाला में आप उसको अप्लाई करेंगे। और जाते जाते आपको कुछ वर्कशॉप्स ऐसी दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, जो आपको एक कंप्लीट प्रोफेशनल अप्रोच देगा आपके पॉलिसी एजुकेशन की तरफ। तो यह कोर्स है, हमारे आयोजकों ने लिख दिया है, इस वेबसाइट का एड्रेस दे दिया है। 17 दिसंबर एडमिशन क्लोज हो रहा है। एडमिशन लेने के लिए आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो रजिस्टर करेगा उसको एडमिशन मिल जाएगा। 2 स्टेप प्रोसेस है, मतलब आप अप्लाई करेंगे, फिर आपको एक क्वांट का एग्जाम लेना पड़ेगा, और जब क्वांट के एग्जाम में आप उत्तीर्ण होंगे तभी आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। और मुझे आशा है कि आप सभी इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारा वेबसाइट विजिट करेंगे। अनंत विजय जी, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी प्रसन्नता हुई आज आपसे बात करके। अगर आप एक पंक्ति कहने की अनुमति दें तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी हम लोग जैसे कोविड की नीतियों की, मतलब वैक्सीनेशन की नीतियों की बात कर रहे थे, तो आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो नीतियां बनाई जाती हैं वो नीतियों की उत्पत्ति फियर से होती है। पहले भय होता है, फिर पॉलिसी आती है। और ऐसे विदेशों में तो नीति बनाने का आधार ही भय माना गया है। लेकिन हमारे यहाँ जो है, ज्ञान, विश्वास और स्नेह के आधार पर नीतियां बनती रही हैं। ज्ञान, विश्वास और स्नेह। तो अगर हम भय को छोड़कर ज्ञान, विश्वास और स्नेह के आधार पर लोक नीति बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा सारे नीति निर्धारकों से, नीति निर्माताओं से अनुरोध है कि भय के आधार पर नीति का निर्माण न करें, ज्ञान, विश्वास और स्नेह के आधार पर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। बहुत आपने जाते जाते आते इतनी इंपॉर्टेंट बात कह दी है कि हमारा जो पॉलिसी अप्रोच है, किसी भी पॉलिसी का अप्रोच है, पॉलिसी मेकिंग का, वो बहुत ही नी जर्क रिएक्शन होता है। कुछ गलत हुआ तुरंत, जैसे किसान कानून देख लिया जाए, बिना डिस्कशन के आ गया, बिना डिस्कशन के रिपील हो गया। कुछ चीजें मानती हूँ कि उसमें पुनर्विचार चाहिए था, पर ओवरऑल लॉ बुरा नहीं था। पर कहीं कहीं लोगों को लॉ, आपको पॉलिसी से जोड़ना है तो आपको उनके समावेश से लॉ बनाना, उनका समर्थन से लॉ बनाना है, उनके समर्थन के साथ पॉलिसीज का निर्माण करना है। अगर लोग नहीं जुड़ेंगे तो
तो बहुत सारे ऐसे किसान कानून आएंगे, अच्छे कानून आएंगे और चले उसमें जाएंगे। इसमें विश्वास और स्नेह की कमी रह गई थी। ज्ञान तो था, ज्ञान तो था, पर बिल्कुल। विश्वास और स्नेह अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता। बहुत ही अच्छी बात की आपने। और इसी के साथ मैं अपने दर्शकों का इजाजत चाहूंगी। और अनंत विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बहुत जुड़ने धन्यवाद। का। और आशा है कि आपका सहयोग हमें आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।